नमस्कार, स्वागत है आपका CUET के प्रोग्राम में। इस सीरीज में हम कुछ MCQs डिस्कस करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। आने वाली परीक्षा में आपको MCQs से ही क्या करना है, प्रश्न पत्र को हल करना है। तो उसी क्रम में हम यहाँ पर कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। बीते दिनों हम अध्याय 5 तक के MCQs डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अध्याय 6 वंशागति के आणविक आधार पर आधारित प्रश्नों की। तो पहला सवाल है कि DNA स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़े होते। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है उसको समझना पड़ेगा। अब पूछा है कि ये आपस में न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़े होते हैं। मान लीजिए कोई एक ये न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, तो पूछा है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, यानी ये आपस में किससे जुड़े हैं। ऑप्शन में दिया गया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले DNA के स्ट्रक्चर को समझेंगे। और यहाँ जो भी हम DNA का स्ट्रक्चर समझेंगे, न केवल ये सवाल बल्कि इसके आगे के जो 2-3 सवाल हैं उनका बेस भी यहाँ पर तैयार हो जाएगा। हम अच्छे से जानते हैं कि DNA 3 चीज़ों से मिलकर बना है। DNA किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? सबसे पहले शुगर, शर्करा, दूसरा नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजन क्षार, और तीसरा है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस लिख देते हैं यहां पर। जो न्यूक्लियोटाइड है दरअसल वो इन तीनों से जुड़ी हुई एक संरचना है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड एक किसी बिल्कुल फिक्स पोजीशन में आपस में जुड़ेंगे और उस स्ट्रक्चर को जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अब ये जुड़ेंगे कैसे? DNA में जो शुगर होती है उस शुगर को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब डीऑक्सी राइबोज शुगर का क्या मतलब है? देखिए, शुगर बहुत सारी तरीकों की होती है। एक शुगर होती है जिसमें 4 कार्बन होते हैं, एक शुगर होती है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, एक शुगर होती है जिसमें 6। तो इस तरह से क्या होता है, वर्गीकरण होता है किसका, शर्करा का। DNA में पाए जाने वाली शुगर में 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन? 5 कार्बन। अब 5 कार्बन की बहुत सारी शुगर हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। उन्हीं में से एक शुगर का नाम है राइबोज। क्या है उसका नाम? राइबोज शुगर। अब DNA में 5 कार्बन की जो शुगर पाई जाती है उसका नाम है राइबोज शुगर। लेकिन ये अधूरा है। क्यों अधूरा है? सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझेंगे। ये स्ट्रक्चर है किसका? राइबोज शुगर का। 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4 और 5वां कार्बन इस चौथे कार्बन के सर पर बैठा हुआ है। इसे इसी तरीके से याद करना है। अब जो ये कार्बन चौथे के सर पर है, अब हम इसको यहां से नंबरिंग करेंगे तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां कार्बन। 5 कार्बन की शुगर है। अब हमें पता है कि कार्बन कितनी, जो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो इसके आउटर क्लास में यानी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो कितना होना चाहिए, 4। यानी अभी यहां पर जो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 और 4, तो कितने बॉन्ड होंगे, 4। तो देखिए, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड होगा यहां H और एक बॉन्ड होगा यहां OH। इसी तरीके से यहां होगा H, यहां होगा OH, यहां होगा H और यहां होगा OH। अब देखिए इसके पास कितने बॉन्ड है, 1, 2, 3। अब कौन सा बचा? सिर्फ चौथा OH। इसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, इसको हम बाद में समझेंगे। अब देखिए ये स्ट्रक्चर है। हम जानते हैं कि OH जो ग्रुप होता है ना, वो क्या होता है, रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। OH ग्रुप क्या होता है, रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी जब भी कोई वाटर आएगा या कोई भी मॉलिक्यूल आएगा वो कहाँ रिएक्शन करेगा, अगर उसे रिएक्शन करना पड़ेगा, इन OH ग्रुप्स पर। ठीक है, इन OH ग्रुप पर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा।
जो भी आगे यहाँ जुड़ना चाहेगा वो इन OH ग्रुप पर रिएक्शन करेगा। अब मुझे बताइए कि मैं कह रही हूं कि डीएनए जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये शुगर का स्ट्रक्चर है। अगर नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर ऐसा है, मान लीजिए, अभी हम सिर्फ मान रहे हैं चीजों को, 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए ये है, और मैं आपसे कहूं कि जो छठी पोजीशन है, या मैं कहूं कि जो 5वीं पोजीशन है, अब 5वीं पोजीशन किसकी? इसकी 5वीं पोजीशन या इसकी 5वीं पोजीशन? कंफ्यूजन होगा। तो नाइट्रोजन बेस की जो नंबरिंग है और जो शुगर की नंबरिंग है उनमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस कर देंगे। कैसे? हम यहाँ प्राइम लगा देते हैं, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम। अब जब भी मैं बात करूंगी कि जो 3 प्राइम पोजीशन है, तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि बात किसकी हो रही है? शुगर की हो रही है। अगर मैं कहूंगी फर्स्ट प्राइम पोजीशन, तो बात किसकी हो रही है? शुगर की हो रही है। अगर मैं कहूंगी फर्स्ट पोजीशन, तो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है किसकी? नाइट्रोजन क्षार की। ठीक, अब होता क्या है, ये नंबरिंग समझ में आ गई आपको। ये शुगर का स्ट्रक्चर है, इसकी जो ये OH ग्रुप है ना, इसकी ऑक्सीजन यहां से दूसरे नंबर की निकल जाती है। दूसरे नंबर की ऑक्सीजन जो है वो यहां से चली गई, और क्या बचा? सिर्फ हाइड्रोजन। तो ये जो दूसरा नंबर है कार्बन की, ये जो दूसरी पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन अब रिएक्शन नहीं कर पाएगी क्योंकि इसके पास OH नहीं है, बल्कि क्या है? H। तो इसकी, इस शुगर के दूसरे कार्बन की OH में से O निकल गई है, इसीलिए इसे कहते हैं डी, यानी निकलना। किसका निकलना? ऑक्सीजन का। डीऑक्सीराइबोस शुगर। और आप कहीं कहीं ये भी देखेंगे कि लिखा होगा डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोस शुगर, क्योंकि यहां पर आपको उसकी अवस्थिति भी बता दी कि कौन सी ऑक्सीजन निकल गई है, दूसरे नंबर के कार्बन की ऑक्सीजन निकल गई है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आरएनए और डीएनए का ये बेसिक डिफरेंस भी है कि आरएनए में पाई जाने वाली शुगर जो होती है वो राइबोस शुगर है, यानी उसमें यहाँ क्या है? OH है। डीएनए में पाई जाने वाली शुगर में क्या है? 2 प्राइम की ऑक्सीजन निकल गई है, इसीलिए शुगर को क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोस शुगर कहते हैं। एक बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सवाल आता है कि डीएनए और आरएनए क्या दोनों में ही 5 कार्बन की शुगर पाई जाती है? बिल्कुल हाँ, सही उत्तर यही है, दोनों में ही 5 कार्बन की शुगर पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? 5 कार्बन है तो इस शुगर को क्या कहेंगे? पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर बहुत अलग अलग तरह की होती है, जिसमें से एक शुगर क्या है? एक शुगर है राइबोस शुगर और एक शुगर है डीऑक्सीराइबोस शुगर। आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? शुगर का। अब देखिए, इस शुगर के स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना लेते हैं। ये अब हमें पता है कि यहां पर क्या था? पहला कार्बन। इस पहले कार्बन से जुड़ता है यहां पर नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, अभी नाइट्रोजन बेस क्या है ये हम चर्चा कर लेंगे। और जो यहां पर देखिए, यहां रिएक्शन हो नहीं सकती, ठीक है, यहां तो दूसरा कार्बन है ना, यहां रिएक्शन नहीं हो सकती। यहां रिएक्शन हो चुकी, कौन जुड़ गया? नाइट्रोजन बेस। यहां रिएक्शन हो नहीं सकती क्योंकि यहां से O निकल गया है। तीसरा कार्बन आगे जाके रिएक्शन करेगा, अभी हम देख लेंगे। चौथा कार्बन ऑलरेडी मना कर चुका है कि देखिए हमारा मूड बिल्कुल भी नहीं है रिएक्शन करने का। क्यों? क्योंकि हमारे सर पर आपने पहले से 5वें कार्बन को बैठा रखा है, सारी जिम्मेदारी हमारी तो है नहीं काम करने की, कुछ काम इन लोगों से भी करवाइए। तो 5वें कार्बन पर भी क्या होती है? रिएक्शन होती है, और रिएक्शन के फलस्वरूप यहां पर कौन जुड़ता है आके? फॉस्फोरिक एसिड। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ये स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। कौन कौन सा स्ट्रक्चर? जब ये तीनों एक यूनिट हो जाते हैं, एक जगह जुड़ जाते हैं। कौन कौन? शुगर, शुगर के पहले कार्बन से नाइट्रोजन बेस, और शुगर के 5वें कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड। अब ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। जब तक यहां फॉस्फोरिक एसिड नहीं जुड़ा था, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा था? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड।
सवाल पूछा जाता है कि क्या अंतर है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। तो जब दो चीजें आपस में जुड़ी हैं, कौन कौन, शुगर और नाइट्रोजन बेस, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब उसमें कौन जुड़ जाता है, 5वें कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। टाइड का मतलब सब कुछ टाइट है, टाइट का मतलब सब अरेंज्ड है, और न्यूक्लियोसाइड का मतलब फॉस्फोरस को उन्होंने क्या कर दिया है, फॉस्फोरिक एसिड को साइड कर दिया है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, अभी नाइट्रोजनस बेस को हम आगे डिस्कस करेंगे जब इससे रिलेटेड सवाल आएगा। अभी हमें यह समझना है कि सवाल में हमसे पूछा था कि ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे जुड़े होते हैं। तो देखिए हो क्या रहा है, हमने जो स्ट्रक्चर अभी तक पढ़ा, ये क्या है, शुगर, यहां पर और यहां 5वां कार्बन, इनसे कौन जुड़े हुए हैं, यहां पर जुड़ा हुआ है पहले कार्बन से कौन, नाइट्रोजन बेस, और 5वें कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड। अब ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड, ऐसा ही एक और न्यूक्लियोटाइड होगा, ऐसा ही क्या होगा, एक और न्यूक्लियोटाइड होगा। ये 5वां कार्बन, ये पहला कार्बन, पहले कार्बन से अगेन कौन जुड़ा होगा, नाइट्रोजन बेस। अब ये न्यूक्लियोटाइड इस न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है। तो देखिए हमने क्या कहा था कि दूसरा कार्बन तो मना कर रहा है कि मैं तो नहीं करूंगा, मेरी ऑक्सीजन चली गई है, मैं बहुत दुखी हूं। ऑक्सीजन इसकी गर्लफ्रेंड मान लीजिए, अब वो चली गई है, ये तो बहुत ज्यादा शोक में है और जिंदगी भर के लिए इसने कह दिया हम कोई बातचीत, किसी से कोई काम नहीं करेंगे, काम ही नहीं करेंगे। डीएनए का जो दूसरे नंबर का कार्बन है वो पूरे डीएनए के प्रोसेस में कोई काम नहीं करेगा, उसकी ऑक्सीजन चली गई है, वो नाराज है, उसको तो ना में काउंट करिए आप, ये है ही नहीं। अब चौथे कार्बन का कहना यह है कि हमारे सर पे तुमने पहले से 5वें कार्बन को तैनात करा हुआ है, हम क्यों काम करें, एक इंसान का बोझ हम पहले से उठा रहे हैं 5वें कार्बन का। और जो 5वां कार्बन है वो फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ गया है, तो पहले कार्बन ने भी अपनी भूमिका निभा दी, दूसरा तो शोक में ही है, उसको तो भूल जाइए, तीसरा बचा, चौथा मना कर रहा है और उसका पॉइंट भी जायज है कि हम तो काम कर चुके ना ऑलरेडी, हमने 5वें कार्बन को अपने सर पे बैठा रखा है। 5वें कार्बन से जुड़ गया फॉस्फोरिक एसिड, तो अब कौन सा कार्बन बचा जिस पे कार्यवाही हो सकती है, तो वो है तीसरा कार्बन। तो यहां तीसरा कार्बन है, तो यहां जो OH ग्रुप है ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्या बनाएगा, यहां पर बॉन्ड बना लेगा, और यहां बनेगा O हट जाएगा यहां से, और इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, कैसे, ये बनेगा ऐसे बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर को और इस बॉन्ड को कहते हैं क्या, इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब बताइए कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बॉन्ड से जुड़ा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। कौन सी पोजीशन में जुड़ा है, ये 5 है, 5 प्राइम है ना, हमने प्राइम का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, इसे प्राइम क्यों कहा, ये 5 प्राइम है, और ये क्या है 3, और ये क्या है अगेन 5। तो देखिए 5 3 5 3 इस तरीके से जुड़ता चला जाएगा। तो सवाल जो था हमारा उसका उत्तर हम निकाल चुके हैं। डीएनए स्टैंड में ये एक स्टैंड है, इसी तरीके से जब ये लिंक करता जाएगा तो एक स्टैंड बनेगा डीएनए का, और हम जानते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 2 स्टैंड से मिलकर बना होता है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इस स्टैंड की बात कर रहे हैं। इसमें ये जो दिखाई दे रहा है ये किसके मिलने से बन रहा है, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बन रहा है, ऐसे समझ लीजिए, ये एक एक न्यूक्लियोटाइड है। तो ये आपस में न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़े हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। डीएनए स्टैंड में न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़े होते हैं किससे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से नहीं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, बिल्कुल यही हमने आंसर निकाला है। तो पहले सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। कैसे है अभी आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। एक न्यूक्लियोसाइड एक न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है। अभी अभी हमने इस चीज को समझा है कि शुगर कौन सी, डीऑक्सीराइबोज, पहले कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस है। अगर स्ट्रक्चर इतना है तो इसे हमने क्या कहा था, इसे हमने कहा था न्यूक्लियोसाइड। इसे क्या कहा था हमने, न्यूक्लियोसाइड। अगर इस स्ट्रक्चर में कौन ऐड हो जाता है, ये शुगर, पहले कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस,
और 5वें कार्बन पर यहाँ कौन जुड़ जाता है, अगर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तो किसका अंतर है, फॉस्फोरिक एसिड का यानी फॉस्फेट समूह का अंतर है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में। तो यहां जो सवाल दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है, लेकिन सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कैसे, रिएक्शन की फॉर्म में भी सवाल पूछा जा सकता है। जैसे मैं ये कह सकती हूं ना कि न्यूक्लियोसाइड बराबर न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड में से ये था ना, ये देखिए ये क्या था, ये था न्यूक्लियोटाइड। अगर इसमें से फॉस्फोरिक एसिड माइनस कर दूं तो क्या बन रहा है, न्यूक्लियोसाइड बन रहा है। ठीक है, तो सवाल इस तरीके से भी बनाया जा सकता है इक्वेशन की फॉर्म में कि न्यूक्लियोसाइड बराबर न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में दोनों में समानता क्या है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस एक जैसे हैं। अंतर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप एक में है और एक में नहीं है। न्यूक्लियोसाइड में नहीं है, न्यूक्लियोटाइड में है। तो भिन्न पूछा है कैसे है, तो उत्तर क्या हो गया, उत्तर हो गया है भिन्न है, फॉस्फेट समूह के चलते एक दूसरे से भिन्न है। अगला सवाल, तथ्य यह है कि एक प्यूरिन क्षार हमेशा डीएनए डबल हेलिक्स में पिरिमिडिन क्षार के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़ता है। ठीक, अब देखिए इसको हल करने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, जो हमने वहां पर छोड़ दी थी चीज, क्या, नाइट्रोजन क्षार को समझना पड़ेगा। नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं ना वो दो तरीकों के होते हैं, जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं। नाइट्रोजन क्षार जो हैं वो दो तरीकों के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन जो है वो अगेन दो तरीकों के होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ये दो परिवार थे। इन परिवारों में आपसी सहमति हुई और कहा क्यों ना हम अपनी दोस्ती को किसमें, रिश्तेदारी में बदल ले। ये दो दोस्त थे जिन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों की क्या करा देते हैं, शादी करा देते हैं। अब हुआ ये कि ए के लिए सी का रिश्ता आया तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं थोड़ी लंबी हूं और वो गोलमोल सा है, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, कपल जो है अच्छा दिखाई नहीं देगा। उसके बाद ए के लिए टी का रिश्ता आया तो ए ने क्या किया हुआ था, इन्होंने किया हुआ था एमए और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बीए ही किया था। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि एजुकेशन वाइज हम ये चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि हम इक्वल हो, हमारे दोनों के जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। तो एक काम करो, आप पढ़ाई लिखाई करो, फिर हम रिश्ते के बारे में सोचेंगे। जी और सी का भी कुछ ऐसा ही मामला था, इन्होंने भी इस तरह की बात की। ये छोटे थे दरअसल, तो इनके सामने ये चैलेंज था कि अगर इनका रिश्ता होगा तभी हमारा होगा। तो ये चुपचाप बैठ गई कि ठीक है भाई, जब इनका रिश्ता हो जाएगा हमारा तो खुद ब खुद हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, टी पढ़ने चले गए तो ए ने कहा कि पढ़ने आ गए, ठीक, क्योंकि ये एमए करी हुई थी तो ये पढ़ा देती थी उनको, कि पढ़ने आ गए पिया सयाने थे, क्योंकि सयाने ना होते तो पढ़ने ना आते और पढ़ने ना आते तो रिश्ता ना होता। तो पढ़ने से मतलब है प्यूरिन, आ गए से मतलब है ए जी। पिया सयाने थे, पिया मतलब पी वाई यानी पायरामिडिन, सयाने मतलब सी और थे मतलब टी। तो पढ़ने आ गए पिया सयाने थे, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको क्या रहेगी, ये बात याद रहेगी। ए और टी क्या है, थोड़े हाइट वाइज अच्छे हैं और दोनों, अच्छे का मतलब लंबे हैं, और दोनों क्या हैं, स्लिम भी हैं। तो इन दोनों का रिश्ता हुआ अल्टीमेटली, ए का टी से रिश्ता हो गया और जी का सी से रिश्ता हो गया।
अब ए और टी पतले दुबले लंबे, तो ये कम रोटी खाते थे। और कुछ क्या था, दिक्कत भी हुई, क्योंकि जी सी का रिश्ता किन की वजह से डिले हुआ, ए और टी के। तो जी सी ने मिलकर तय किया इनको 2 ही रोटी देंगे, इन्होंने हमें बहुत परेशान किया, हमारी इनकी वजह से हमारा भी रिश्ता क्या हुआ है, लेट हुआ है। तो ए और टी को 2 ही रोटी मिलेगी और जी और सी को 3 रोटी मिलेंगी। ये रोटियां हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये यूनिवर्सल रूल है, एक्सेप्शन हो सकता है लेकिन उसे एक्सेप्शन ना कह के कमी कहेंगे। अगर ए कभी डीएनए में किसी और से जुड़ता है तो वो गलती से, अदरवाइज ए का विवाह किससे हो गया है, टी से, और जी का विवाह सी से। ये 7 जन्म का रिश्ता नहीं है, ये बस रिश्ता है और ये हमेशा के लिए है। ए टी से ही जुड़ेगा, जी सी से ही जुड़ेगा। ए और टी के बीच में 2 ही बॉन्ड होंगे और जी और सी के बीच में 3 ही बॉन्ड होंगे। सेम कहानी आरएनए के साथ भी कहीं पर चल रही थी, लेकिन आरएनए के साथ जो कहानी चल रही थी उसमें ए का टी के साथ बंधन टूट गया और टी की जगह एक विदेशी आ गया, सी। इन्होंने रिश्ता उनसे कर लिया, लेकिन बॉन्ड अभी भी 2 ही है और यहां बॉन्ड अभी भी 3 ही है। तो ये आरएनए के बारे में है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। लेकिन हम वापस आ जाते हैं सवाल पे अपने। ए का रिश्ता टी से और जी का रिश्ता सी से। सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन प्यूरिन है। तो प्यूरिन कौन है, पढ़ने आ गए एजी, और पायरिमिडिन कौन है, पिया सयाने थे, यानी सी और टी। एक प्यूरिन हमेशा किससे जुड़ रहा है, देखिए ए क्या है, प्यूरिन, और जुड़ किससे रहा है हमेशा, पायरिमिडिन, क्योंकि विवाह अपने उसमें तो नहीं हो सकता ना, है ना, कहाँ हो रहा है, दूसरी जगह हो रहा है, और ए को सी वैसे ही पसंद नहीं है। लेकिन अगर मोटे तौर पर कहें तो एक प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन से जुड़ता है और एक पायरिमिडिन हमेशा किससे जुड़ता है, प्यूरिन से जुड़ता है। एक प्यूरिन प्यूरिन से नहीं जुड़ रहा है ना, प्यूरिन किससे जुड़ रहा है, पायरिमिडिन से, पायरिमिडिन किससे जुड़ रहा है, प्यूरिन से जुड़ रहा है। ए टी से जुड़ रहा है 2 बॉन्ड के द्वारा और जी सी से जुड़ रहा है 3 बॉन्ड के द्वारा। जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ है इन सबसे सवाल पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। प्यूरिन कौन है, पायरिमिडिन कौन है, प्यूरिन में एडेनिन किससे जुड़ता है, टी से जुड़ता है, कितने बॉन्ड से जुड़ता है, 2 बॉन्ड से जुड़ता है, नाइट्रोजन क्षार, अल्टीमेटली ये क्या है, नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार के बीच पाए जाने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं, उन बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जी सी से जुड़ता है, कितने बॉन्ड से जुड़ता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। इन सभी से जितनी बातें अभी तक कही हैं, सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब यहां जो सवाल पूछा गया है वो थोड़ा सा टिपिकल पूछा गया है, भारी सवाल है थोड़ा सा कंपैरेटिवली, उसको भी देख लेते हैं। देखिए जो प्यूरिन है ना, प्यूरिन का स्ट्रक्चर ये होता है, आपको पूरा स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि जो प्यूरिन है उनके पास धन ज्यादा है यानी साइकिल ज्यादा है, एक साइकिल ये और एक साइकिल ये, 2 साइकिल से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर क्या है, प्यूरिन है। तभी तो वो कह रही हैं कि पढ़ के आओ। इसी तरह एडेनिन प्यूरिन का पार्ट है और ग्वानिन प्यूरिन का पार्ट है। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और पायरिमिडिन क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, चाहे वो थायमिन हो चाहे साइटोसिन हो, और आरएनए की फॉर्म में हम बात करेंगे तो यूरेसिल की करेंगे। ये कैसे हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। अब मुझे एक बात बताइए कि डीएनए कैसे बन रहा है। हमने अभी डीएनए को समझा है ना कि ये है शुगर से यहां जुड़ा नाइट्रोजन बेस, यहां जुड़ा फॉस्फोरिक एसिड, इसी तरह चेन बनती जा रही है। अगर मैं चाहती हूं, ये एक स्टैंड बना है, यहां नाइट्रोजनस बेस है अगर A, तो यहां क्या होगा, T, कितने बॉन्ड होंगे बीच में, 2। अगेन ये किससे जुड़ेगा, शुगर से, शुगर के पहले कार्बन से, पहला कार्बन इधर आए उसके लिए शुगर को उल्टा बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4, और यहां क्या होगा 5 कार्बन, और इससे क्या जुड़ा होगा, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये एक स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड है, ये दोनों स्टैंड आपस में किसके द्वारा जुड़े हैं, नाइट्रोजनस क्षार के द्वारा। अगर मैं ये चाहती हूं कि ये स्टैंड दोनों बिल्कुल बराबर चौड़ाई के हों, तो उसके लिए क्या जरूरी है, एडेनिन के पास अगर 2 रिंग है, ठीक, और प्यूरिन के पास 1 रिंग है, अगर यहां पायरिमिडिन अगर यहां है तो यहां क्या होगा, यहां होगा प्यूरिन,
ताकि ये बैलेंस हो जाए। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2। और यही कारण है कि एक प्यूरिन किससे जुड़ता है, पायरिमिडिन से जुड़ता है। और सवाल में पूछा गया है कि ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है ताकि डीएनए की जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो क्या रहे, एक समान रहे। तो उत्तर में हम ढूंढ लेते हैं पूरे डीएनए में एक समान चौड़ाई रहे। उसके लिए क्या जरूरी है कि प्यूरिन पायरिमिडिन से जुड़ेगा और पायरिमिडिन प्यूरिन से जुड़ेगा। एक स्ट्रक्चर से इस बात को और स्पष्ट कर लेते हैं। ये है वो स्ट्रक्चर, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा, ये चौथा, और ये हो गया डीएनए का एक स्टैंड। सेम चीज, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये हो गया डीएनए का दूसरा स्टैंड। ये दोनों स्टैंड आपस में जुड़े हैं। अगर यहाँ 2 रिंग है तो यहाँ 1 है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है। इस बैलेंस की वजह से ही चौड़ाई क्या है, बराबर है। अदरवाइज क्या होगा, अगर यहाँ 1 रिंग है और यहाँ भी 1 रिंग होगी तो क्या होगा, ये तो ऐसे लंबा ज्यादा हो जाएगा ना। यहाँ से ये लंबाई इक्वल रहे उसके लिए जरूरी क्या है, एक तरफ डबल रिंग, एक तरफ सिंगल, एक तरफ डबल रिंग, एक तरफ सिंगल। तो यही उत्तर है। संभावना कम है इतना थोड़ा मुश्किल सवाल पूछने की, लेकिन रीजन बहुत आसान है उसका कि क्यों है 2 और 1 का बैलेंस क्यों है, ताकि चौड़ाई क्या रहे, डीएनए की समान रहे। पहला आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए। देखिए बहुत सालों की रिसर्च, जब डीएनए पर पूरी रिसर्च हो चुकी थी, उसके बाद इस बात को पाया गया कि जो पहला आनुवंशिक पदार्थ था वो डीएनए होने की संभावना कम है, वो आरएनए हो सकता है। सवाल में खुद ही कहा गया है हो सकता है। क्यों कहा गया, क्योंकि डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। हम जानते हैं जितनी हम इवोल्यूशन देखते हैं या हम किसी भी चीज का जब एक ग्राफ देखते हैं, हम देखते हैं कि जो जटिल चीजें हैं वो कहाँ से बनी है, सिंपल चीजों से बनी है। तो डीएनए और आरएनए में सिंपल स्ट्रक्चर किसका है, आरएनए का है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और उसने अपने ही आपस को फोल्ड करके बॉन्ड बना के अपना स्ट्रक्चर बनाया है ऐसे। तो कहा जाता है कि जो डीएनए है उसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ होगा, आरएनए से हुआ होगा। तो अगर इस तरह का सवाल आता है तो उत्तर होगा आरएनए। अगला सवाल, एक जीव के डीएनए का विश्लेषण करते समय कुल 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए गए, जिनमें से विभिन्न आधारों का अनुपात था। एडेनिन था 29%, ग्वानिन था 17%, साइटोसिन था 32% और थाइमिन था 17%। चारगाफ के नियम को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाए कि, अब सबसे पहले हमें इस सवाल को हल करने के लिए क्या समझना होगा, चारगाफ का नियम। चारगाफ का नियम बहुत सिंपल है, जो हम पढ़ चुके ऑलरेडी। क्या, एडेनिन हमेशा किससे जुड़ेगा, थाइमिन से। कितने बॉन्ड की मदद से, 2। साइटोसिन, ग्वानिन हमेशा किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से। ऐसा भी लिख सकते थे कि साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्यूरिन एक साइड रख रहे हैं ताकि हमारा फिक्स हो जाए माइंड कि प्यूरिन कौन कौन है, ए और जी। तो जी हमेशा किससे जुड़ेगा, सी से। और कितने बॉन्ड से, 3 बॉन्ड से। चारगाफ ने ये बात बताई। फिर चारगाफ ने बताया कि A/T इक्वल्स टू हमेशा 1 होगा, यानी A और T का जो रेशो है वो हमेशा 1 होगा। बहुत सिंपल बात है, हम कह रहे हैं डीएनए के एक स्टैंड में अगर यहाँ A है तो 100% यहाँ T होगा, अगर यहाँ G है तो यहाँ C होगा, अगर यहाँ C है तो यहाँ G होगा। ऐसे करते करते हम पाएंगे कि जितने A हैं उतने ही T हैं, जितने G हैं उतने ही C हैं। ये इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल्स टू का। A किसके बराबर होगा, T के। G किसके बराबर होगा, C के। नंबर ऑफ A बराबर नंबर ऑफ T, नंबर ऑफ G बराबर नंबर ऑफ C। यही चारगाफ ने बताया। अब सवाल देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि अगर इतने न्यूक्लियोटाइड हैं और एडेनिन 29% है, ग्वानिन 17%, साइटोसिन 32% और थाइमिन 17%, तो क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए ऑप्शन देखिए, कहा गया है ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डीएनए है, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। देखिए अगर इसमें से एक भी ऑप्शन में होता आरएनए तो वो कट हो जाता। क्यों, क्योंकि इसमें थाइमिन दिया है और आरएनए में थाइमिन होता नहीं है। तीनों में क्या दिया है, डीएनए दिया गया है, तो उत्तर तो इन्हीं में से एक है। ये भी हो सकता है उत्तर, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि अनुपात में क्या दे रखा है। एडेनिन दे रखा है कितना प्रतिशत, 29%।
अगर एडेनिन 29% है तो थाइमिन कितना होना चाहिए, थाइमिन भी कितना होना चाहिए, 29% होना चाहिए, लेकिन कितना दे रखा है, 17%। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ये डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड नहीं है। अगर ये डबल स्टैंडर्ड होता तो चारगाफ का रूल लागू होता, और चारगाफ कहता है जितने एडेनिन उतने ही थाइमिन। तो पहला जो स्टेटमेंट है उससे ये समझ में आ गया डबल स्टैंडर्ड नहीं है। यह एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता। अब देखिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ये जरूर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड में जरूरी नहीं है कि एडेनिन और थाइमिन का रेशो बिल्कुल बराबर हो, क्योंकि अगर वो ऐसे होगा तो हो सकता है यहाँ एडेनिन हो यहाँ थाइमिन हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है यहाँ एडेनिन एडेनिन हो। ये तो किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा है। और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एक्सेप्शन केस में तो होता ही है। तो उत्तर क्या हुआ, यह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। और डीएनए है इस बात की पुष्टि कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ क्या है, थाइमिन है। अगर यहाँ यूरेसिल होता तो ये क्या होता, आरएनए होता। छोटी छोटी ट्रिक से सवाल सॉल्व हो जाते हैं, बस ध्यान रखने की बात है। तो ये 5 सवाल थे आज के, इनको हमने डिस्कस किया। डीएनए के बहुत ज्यादा सवाल हैं और पूछे भी बहुत ज्यादा जाते हैं। एमसीक्यू की किताब है जो दृष्टि पब्लिकेशन की, एमसीक्यूज दिए हुए हैं उस किताब में, जीव विज्ञान की किताब है, उसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यूज दिए गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। इस चैप्टर जो ये चैप्टर है ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, चैप्टर पूरा का पूरा समझने का चैप्टर है, मैथ्स के सवाल की तरह। चाहे ये चैप्टर हो, चाहे इससे पहले जेनेटिक्स वाला चैप्टर हो, तो इसके सवाल गलत होने की संभावना भी क्या है, बहुत कम है, क्योंकि रटने वाली चीजें भी बहुत कम है। तो एमसीक्यूज हल करते रहिए। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट होगा। इसी तरह के एमसीक्यूज किताबों में दिए हुए हैं, उन्हें सॉल्व करते रहिए। गुड लक।